बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़। आज उसका लेक्चर नंबर 30 है। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। सबसे पहले जो रीज़न थी वो थी साइमन कमीशन जो था वो फेल हो गया रिफॉर्म्स करने में। किसमें? एक्ट ऑफ 1919। उसके बाद क्या हुआ, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट, और वो भी क्या हुई, फेल हो गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एंड दस फेल। साइमन कमीशन भी फेल हो गया रिफॉर्म्स करने में, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी प्रॉब्लम्स को हल करने में, सॉल्व करने में वो भी फेल हो गई। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई तो ऑन द सजेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाइट पेपर वाज इशू इन 1933। एक पेपर इशू किया गया जिसका नाम क्या था, वाइट पेपर, एंड एफर्ट वाज स्टार्टेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब ये पेपर इशू किया गया तो उसके साथ ही क्या, कौन सी कोशिशें शुरू हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके इंडिया के लिए ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। तो उसी के लिए फिर क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई। आ कमेटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैन ऑफ लॉर्ड लिंथगो। चेयरमैन अंडर लॉर्ड लिंथगो की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई जो क्या करे, टू कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ वाइट पेपर। जो रिकमेंडेशन दी गई थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, उसको कंसीडर करने के लिए, उनको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका हेड कौन था, वाइसराय ऑफ इंडिया। द रिपोर्ट ऑफ कमेटी वॉज पब्लिश इन 1934। फिर उस जो कमेटी थी उसने उसको सारा एनालिसिस करके, उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट सबमिट करवाई। कहाँ पर? पार्लियामेंट में इन 1934। डैट वाज कंटेन इन अ बिल ऑफ लॉ। एक ड्राफ्ट करवाया जब से पार्लियामेंट में तो वो बिल बन गया उसे, क्योंकि उसने 1934 में वहाँ करवा दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रिपोर्ट अलोन विद द बिल वाज पास इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको मंजूर कर लिया गया। आफ्टर द रॉयल एसेंट द एक्ट वाज इन फोर्स। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होने के बाद इसने कहाँ जाना होता है, मनॉर्क के पास जाना होता है। क्योंकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। उसमें जो उनके रॉयल पर्सन होते हैं उनके साइन मस्ट होने चाहिए। जब भी कोई हम बिल, जब भी कोई लॉ जो है इन्फोर्स करते हैं कंट्री पर, तो उसमें उसके क्या, रॉयल एसेंट। तो आफ्टर द रॉयल एसेंट द एक्ट वाज इन्फोर्स इन द कंट्री एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। जब उसे रॉयल एसेंट मिल गए, जब मलका या किंग या क्वीन के साइन मिल गए, तो उसके बाद इसे इन्फोर्स कर दिया गया और इस एक्ट का क्या नाम रखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है क्या। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज एन एक्ट। ये एक एक्ट है, ये एक लॉ है जो अडॉप्ट किया गया था फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश। ये किसकी तरफ से अडॉप्ट किया गया था? ब्रिटिश ने किया था, इन्फोर्स किया था इंडियन पर। It was one of the lengthiest act at that time as it contained 14 part and 10 schedule। अब क्या था, ये सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था स्टार्टिंग से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले इतना लंबा कोई एक्ट नहीं आया। इससे पहले जो एक्ट आया था वो एक्ट ऑफ 1919 था, लेकिन वो भी इससे शॉर्ट एक्ट था। ये सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था। इसके 14 पार्ट थे और 10 शेड्यूल थे इसके अंदर। बिकॉज ऑफ इट लेंथ, इसकी लेंथ की वजह से ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1 पार्ट वाज सेंट्रल एंड अदर पार्ट वाज प्रोविंशियल।
इसके साथ साथ एक दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को सेंट्रल और दूसरे को प्रोविंशियल। लेकिन इस एक्ट को दो एक्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्ट ऑफ बर्मा और एक एक्ट ऑफ इंडिया। इंशाल्लाह अब हम इसके जब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगी एक्ट ऑफ बर्मा क्या था, इससे किस तरह से एक्ट ऑफ बर्मा में डिवाइड किया गया था। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। अब हम मूव करते हैं इस एक्ट में कौन कौन से फीचर रखे गए थे। जो फर्स्ट फीचर था वो था बाइकैमरल लेजिस्लेशन। अब बाइकैमरल लेजिस्लेशन मीन जो अवान होंगे वो दो दो हाउसेस पर मुश्तमिल होंगे। द एक्ट प्रोक्लेम अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन। जो एक हाउस था उससे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंडियन लेजिस्लेशन असेंबली, और ये था लॉर्ड हाउस। और जो अदर हाउस था वो था द काउंसिल ऑफ स्टेट। फर्स्ट हाउस क्या था, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट था ना वो अपर हाउस था और परमानेंट बॉडी थी, ये इसे डिजॉल्व नहीं था कर सकता है। ये जो जिस तरह इसे कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के हाउसेस के साथ। अब जो पाकिस्तान का सेनेट हाउस होता है वो परमानेंट हो सकता है, उससे जो लोअर हाउस है ना, जो हमारी नेशनल असेंबली है, वो डिजॉल्व नहीं करवा सकती। वन थर्ड मेंबर ऑफ द अपर हाउस हैड टू रिटायर आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद, क्योंकि 6 साल का दौरानिया रखा गया था, तो 3 साल जो आधे मेंबर हैं इसके, सॉरी, वो कब कर दिए जाएंगे, 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। द लोअर हाउस ऑफ द असेंबली, द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, वाज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती। और द लॉ पास बाय असेंबली कुड बी वीटो बाय, और ये जो भी लॉ पास करती है, जो लोअर हाउस पास करता है, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, उसको वीटो कर सकता है गवर्नर जनरल। ठीक है, इसमें 2 हाउसेस हैं, एक अपर जो हाउस है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, लोअर इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली है। अपर हाउस जो होता है वो परमानेंट होता है, उसे डिजॉल्व नहीं कर सकता लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है, उसके जो भी लॉ पास करता है उसको वीटो कर सकता है गवर्नर जनरल। नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। The province were given more authority and power for the first time. The province were made separate entities. अब जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो दी गई थी एक्ट ऑफ 1919 में भी, अगर आपको याद हो, जिसे हम चैम्प्स फॉर्म भी एक्ट कहते हैं। और उसमें भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन उसमें जो थी वो कम पावर्स दी गई थी, वो उसमें फुल पावर्स नहीं थी दी गई। अब ये जो एक्ट था इसमें क्या किया गया था, इसमें फुल पावर्स दी गई हैं। इसमें क्या किया गया है, उनको फुल सेपरेट, उनको फ्री हैंड कर दिया गया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फुल ऑफ क्या दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है। द एक्ट ऑफ 1935 इस्टेब्लिश अ फुल फ्लज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस। तो उसने क्या दिया है, फुल आज़ादी दे दी गई है, वो अपने सारे काम उनकी स्वाबदीदी में होंगे। अब जितने भी वो काम होंगे वो कौन करेगा, प्रोविंस अपने काम खुद करेंगे। ये एक्ट ऑफ 1919 की तरह इसमें जो कोई पाबंदी वगैरह नहीं थी रखी गई, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दी गई थी, खुद मुख्तारी तो दी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन जो थी वो भी रख दी गई थी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डॉर्की एट द सेंटर। अब डॉर्की सिस्टम मैंने जैसे पहले बताया था, इसमें रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं और ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1919 इसको आपने कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स आई हैं, इसको क्या किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर हम कहें तो एक्ट ऑफ 1919 को रिकंस्ट्रक्ट करके एक्ट ऑफ 1935 आया है। तो वहाँ पर क्या था, जो डार्की सिस्टम था वो प्रोविंस लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया गया हुआ था। लेकिन इस एक्ट ऑफ 1935 का जो फीचर है, इसमें जो डार्की है वो प्रोवेंशनल सिस्टम से हटा के, प्रोवेंशनल लेवल से हटा के इंट्रोड्यूस कर दी गई है सेंटर लेवल पर। लेकिन डार्की सिस्टम में कितनी कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी होती है, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट।
अब रिजर्व जो होता है उसे गवर्नर जनरल हैंडल करता है, और जो ट्रांसफ़र होते हैं उसे जो प्रोविंशियल के कौन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो इसे करते हैं, हैंडल करते हैं। अब जो मोस्ट डोमिनेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, जो लिस्ट होती हैं, जैसे डिफेंस, करेंसी, ये सारे किसके पास होते हैं, रिजर्व के साथ पास होते हैं। और जो माइनर लिस्ट होती हैं वो किसके पास होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो किसके साथ पास आते हैं, ट्रांसफ़र के पास आते हैं। लेकिन अब इसे किस लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, सेंट्रल लेवल पर, इसे प्रोविंशियल लेवल से हटा दिया गया था। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था। अब आपने सब्जेक्ट यहाँ कैसे समझना है, सब्जेक्ट ये नहीं देखना कि दूसरे सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं। द स्कीमा ऑफ फेडरेशन, अब इस एक्ट के मुताबिक फेडरेशन भी लागू किया गया ना, और इसके साथ साथ अब फेडरेशन क्या था कि सबको, पूरा जो कंट्री है उसको एज अ यूनिट, एक यूनिट बना दिया था, 11 सूबों में सिर्फ तकसीम कर दिया गया था। सिर्फ जो ब्रिटिश इंडिया के कितने सूबे थे, अब 11 थे। अब उसको एक एक फेडरेशन बना दिया गया था। इसके साथ साथ सूबों को क्या दे दी गई थी, खुद मुख्तारी दे दी गई थी। The scheme of federation and provincial autonomy necessitated proper division of subject between the center and province। ये ज़रूरी था दोनों चीज़ें होना। The division under 1919 Act was revised, जो डिवीजन की गई थी एक्ट ऑफ 1919 में, वो यहाँ पर उसे ही रिवाइज करके उसमें ही चेंजिंग करके एक्ट ऑफ 1935 में लेके आ गए थे। इसमें 3 लिस्ट रखी गई थी। कितनी लिस्ट रखी गई थी, डिवीजन किस तरह से हुई थी, 3 तरह से हुई थी। एक फेडरल, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट, और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट कौन सी थी, जो जो वो काम जो फेडरल के फ़ायदे में होते थे, वो उसमें 59 आइटम्स रखी गई थी, वो सिर्फ फेडरल लिस्ट में आएंगी। प्रोवेंशनल लिस्ट में जो सिर्फ सूबों के लिए अपने लिए फ़ायदेमंद होते थे, वो प्रोवेंशनल लिस्ट में रखी गई थी, जिसमें उनका फ़ायदा। और कंकरेंट लिस्ट, वो वाली आइटम रखी गई थी जो सूबों के लिए भी ज़रूरी थी और फेडरल के लिए भी ज़रूरी थी। वो वाली आइटम सारी किस में रख दी गई थी, कंकरेंट लिस्ट में रखी गई थी। इस तरह से क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, उनको सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था, और पावर्स इस तरह से फिर तकसीम कर दी गई थी। जैसे कि एग्जांपल, डिफेंस किसके ज़िम्मे में आता है, फेडरल में आता है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर, पोस्टल सर्विसेज कमीशन, ये सारे किस में आते हैं, फेडरल में। ये फेडरल के आइटम्स में रखे गए थे। अब प्रोवेंशनल में एजुकेशन, पुलिस, लोकल सेल्फ जस्टिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे इसमें रखे गए थे। और जो कंकरेंट लिस्ट थी ना, उसमें क्रिमिनल लॉ, डिवोर्स, ये सारे सिविल, जो सिविल और फैक्ट्रीज ये सारे जो भी थे, ये सारे जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद थे, ये किसके में रखी गई थी, कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई थी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कम्युनल कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब जो मेन मसला आया था, जो मेन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं थी हो रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो क्या थी, कम्युनल प्रॉब्लम थी, उसके साथ फेडरल सिस्टम था। अब फेडरल सिस्टम तो एक्ट ऑफ 1935 में डिज़ॉल्व कर दिया गया, उसको 11 प्रोविंस में करके उसे एक फेडरल बना दिया गया, फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया को। अब कम्युनल प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व हुई थी, इसमें क्या किया गया, इट्स फर्दर एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्शन। इसमें कम्युनल प्रॉब्लम को डिसॉल्व किया गया, सेपरेट इलेक्शन दिए गए मुस्लिम, सिख्स एंड अदर डिप्रेस क्लासेस। इसमें हर किसी को सेपरेट इलेक्शन दिए गए, इवन वुमेन लेबर्स सबको दिए गए थे। इवन द वर्कर एंड वुमेन गॉट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन although they had not asked for it। इवन वर्कर, डिप्रेस क्लास और वुमेन, सबको, जितनी भी डिप्रेस और कम्युनल क्लासेस थी ना, उनको क्या किया गया, माइनॉरिटीज़ को
उनके राइट्स दे दिए गए, उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। इस तरह से इनकी जो प्रॉब्लम थी ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी हो रही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनको डिज़ाल्व किया गया, सारे इश्यूज को डिज़ाल्व करके इस एक्ट में दिया गया था। नेक्स्ट जो फीचर था वो था अबालिश ऑफ इंडियन काउंसिल। अब जो इंडियन काउंसिल थी वो काम कर रही थी ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन इसको अब ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के मुताबिक। द न्यू एक्ट मीन्स एक्ट ऑफ 1935। द न्यू एक्ट अबालिश इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस एन एडवाइजरी बॉडी। इसमें क्या कर दिया गया, इंडियन काउंसिल को अबालिश करके उसकी जगह एडवाइजरी बॉडी लेके आए इन इट्स प्लेस। His team of advisor, whose number was not to be less than 3 and not more than 65। अब जो एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र जो मशवरे देते हैं, किसको, गवर्नर जनरल को दे सकते हैं, उसको उसकी जो मेंबर की तादाद है वो 3 से कम नहीं होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये 65 होने चाहिए एडवाइज़र। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फेडरल कोर्ट। अब इसमें फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। दिस एक्ट वाज प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। अब जो फेडरल कोर्ट है वो क्या करेगी, डिस्प्यूट्स करेगी कि अगर तो स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है उसको सॉल्व करेगी, अगर स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तनाज़ा हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व करेगी। अगर इन केस ऑफ अगर किसी लॉ में अमेंडमेंट के या इंटरप्रिटेशन हो जाती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर कोई आ जाता है, इस तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इस सबको कौन रिजॉल्व करेगी, फेडरल कोर्ट रिजॉल्व करेगी। It was in power to interpret the clauses that were controversial in the act। और जो भी कंट्रोवर्शियल एक्ट होंगे इस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1935 में, उनको भी सबको ये रिजॉल्व करेगी। बेसिकली इसने क्या करना है, ये जो फेडरल कोर्ट बनाई गई थी एज अ, ये एक क्या बनाई गई थी, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। फेडरल जुडिशियल डिसीजन इसमें सारे जितने भी होने थे वो सारे इसी में होंगे। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो फीचर था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोविंस। अब शुरू से एक, जब से साइमन कमीशन बैठा था तब भी एक डिमांड रखी गई थी, दिल्ली प्रपोजल में, मुस्लिम दिल्ली प्रपोजल में भी एक डिमांड रखी गई थी, फिर उसे डिस्कस किया गया साइमन कमीशन में, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी हो रही। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक उसे एक्ट में ले आए थे, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मंजूरी प्रॉपर उसे उसकी मंजूरी दे गई थी। और वो क्या थी प्रॉब्लम, किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन किए गए। दिस एक्ट आल्सो डिड सम काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजिंग द प्रोविंस। इसने रिस्ट्रक्चर किया गया, जैसे कि एक डिमांड की गई थी, द प्रोविंस वाज सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे एंड नेम एज अ सिंध। सॉरी, अब उस शुरू से डिमांड की गई थी कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए, लेकिन उसे हिंदू मान नहीं थे रहे। अब ये जो डिमांड थी इसको एक्सेप्ट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए थे कि सिंध जो है वो सेपरेट है बॉम्बे से, एक सूबा बन गया सिंध। इसके साथ साथ एन अदर थिंग दैट हैज डन वाज स्प्लिट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा टू बिकम सेपरेट इंडिविजुअल प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। और बिहार और उड़ीसा दो अलग-अलग सूबे बना दिए गए और दो सूबे नए बनाए गए। सो दिस एक्ट फॉर्म द टू न्यू प्रोविंस, दो न्यू सूबे बनाए गए, जिनको एक सिंध और दूसरा उड़ीसा। रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। नेक्स्ट जो फीचर था वो है सेपरेशन ऑफ बर्मा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद इसके अलावा और भी इस एक्ट के बहुत ज़्यादा फीचर थे, लेकिन जो मेन फीचर थे वो ये थे। अब मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था ये लेंथियस एक्ट था, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक एक्ट ऑफ इंडिया और एक एक्ट ऑफ बर्मा। एक्ट ऑफ जो बर्मा था ना, वो जब बर्मा को अलहदा किया गया इंडिया से, तो वो जो एक्ट ऑफ बर्मा था वो बर्मा पर अप्लाई हुआ था। जैसे कि एक्ट ऑफ इंडिया इंडिया पर अप्लाई हुआ है, इसी तरह जो एक्ट ऑफ बर्मा था उसके भी सेम यही फीचर थे, लेकिन उसे बर्मा पर अप्लाई किया गया था।
साइमन कमीशन प्रपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया। अब जो साइमन कमीशन थे उसने रिक्वेस्ट की थी, उसने जब प्रपोजल दिया, जब उस वो जब इन्वेस्टिगेट करने आए तो उनको ये भी प्रॉब्लम सामने आई कि लोग जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बर्मा को सेपरेट कर दिया जाए इंडिया से। एंड दिस प्रपोजल वाज एक्सेप्ट बाय दिस एक्ट, और जो उनका ये प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया इस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1930। इन 1930 द बर्मा एक्ट वाज पास एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। जो बर्मा एक्ट था वो पास कर लिया गया और इसे सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। वाज डन आफ्टर 2 ईयर ऑफ दिस 1937 में। अब 35 को ये इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन कब इसे अलहदा किया गया बर्मा को इंडिया से? 1937 में, 2 साल बाद किया गया। द बर्मा एक्ट प्रपोज फॉर न्यू बर्मा। जो बर्मा एक्ट था वो बर्मा के लिए था, विच हैड टू पावर टू इस्टेब्लिश बर्मा एज अ सेपरेट कॉलोनी, और जिसने बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, जिसके ज़रिए से। ये थे इसके फीचर। अब मूव करते हैं रिएक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, इसमें रिएक्शन क्या क्या, इसे एक्सेप्ट किया गया या नहीं एक्सेप्ट किया गया। द एक्ट ऑफ 1935 फेल टू विन द एप्रिसिएशन फ्रॉम वेरियस सेक्टर। अब पहले एक्ट की तरह, पहले जैसे कॉन्फ्रेंसेस हुई, साइमन कमीशन हुआ, जो भी जैसे पहले जैसे होता आ रहा था उसी सेम उसी तरह ये जो एक्ट था इसको भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, इसको भी हर तरफ से क्रिटिसाइज किया गया था। बोथ द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन ओवर द एक्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटिस्फैक्शन नहीं दी, उन्होंने क्या शो की कि हम इस एक्ट, ये हम एक्ट हमारे लिए सही नहीं है। Muslim leader Muhammad Ali Jinnah said this schema thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये जो एक्ट है ये बुनियादी तौर पर ही सही नहीं है, ये ख़राब है, ये ब्रिटिश इंडिया के लिए हो ही नहीं सकता, ये हमें टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे कबूल ही नहीं करेंगे। उसके साथ ये था मुस्लिम लीग का रिएक्शन है। अब जो कांग्रेस है उसने क्या कहा। हिंदू लीडर मोहम्मदन मोहन ग्रेटली क्रिटिसाइज दिस एक्ट, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। एंड पंडित लाल नेहरू सेड ऑन द एमरजेंसी राइट ऑफ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर, जो एमरजेंसी राइट दिए गए थे गवर्नर जनरल्स को एंड गवर्नर्स को, डैट दिस एक्ट प्रोवाइड डैट, उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये एक मशीन की तरह है जिसकी ब्रेक तो स्ट्रोंग है, लेकिन इसमें एक मशीन की तरह बस आपने हम पर लागू कर दिया है। ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बताना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट किस बुक पर लेक्चर बनाएं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। होपफुली आपको समझ आया होगा। और जाते जाते प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।